Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज के वीडियो में हम लोग खत्म करने जा रहे हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 10 है ये हमारे आईएससी के सिलेबस का। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं हर एक चैप्टर के नोट्स हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आफ्टर द क्लास डालते चल रहा हूं। अगर तुमने डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर डाउनलोड कर लो और ये सारे नोट्स का फायदा मैक्सिमम उठा सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? और तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस कैसे हो रहे हैं, क्या क्या रिजल्ट आया, आप सभी लोग मुझे बताते चलिए। और आप किस तरह का कंटेंट और हमारे चैनल पर चाहते हैं मुझे जरूर बताइए। मैंने अभी तक आपके लिए हाफ ईयरली मैराथन में पूरा पार्टनरशिप खत्म किया है और साथ ही साथ हम 10 चैप्टर के आसपास खत्म कर रहे हैं। मतलब अगला चैप्टर नंबर 11 से पूरा माइक्रो खत्म हो जाएगा। देन हम कॉमर्स के ऊपर आएंगे और कॉमर्स का पूरा मैनेजमेंट हम आपके लिए खत्म करने जा रहे हैं। बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे साथ बोर्ड्स की एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन करनी है तो आप स्पार्टन्स के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे, या फतेह के कोर्स में हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं जिसमें बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। ये सबसे पहला कंसेप्ट लेकर आते हैं कि ये इकोनॉमिक एंटिटी क्या होती है, ठीक है ना। अब इकोनॉमिक एंटिटी का मतलब क्या है? फर्म इज एन इकोनॉमिक एंटिटी व्हिच एम्प्लॉयज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस कमोडिटीज दैट सेल टू अदर पीपल। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? देखो, जो हाउस होल्ड होता है, वैसे तो मैक्रो का कंसेप्ट है, नेशनल इनकम में मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो जो हाउस होल्ड होते हैं ना, वो अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, और उन फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए एक फर्म कुछ भी प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि मार्केट में सेल करती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एंटिटी का मतलब क्या? वो एंटिटी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी और उसको सेल करेगी एट अ मॉनेटरी वैल्यू। क्या बात समझ में आ रही? फर्म कौन है? क्लियर हो गया। अब आते हैं फर्म के इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात करने। ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या है? अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द गिवन डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशन इट प्रोड्यूसेस दैट लेवल ऑफ आउटपुट व्हिच इज मैक्सिमाइज्ड of at which profit is maximized। किसी भी प्रोड्यूसर से अगर हम ये पूछेंगे बेटा कि आप इक्विलिब्रियम में कम हो, तो वो बोलेगा मैं इक्विलिब्रियम में तब मानूंगा अपने आप को जब मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा हूं। जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुम्हारा मैक्सिमम इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो तुम बोलोगे या तो मेरा सिलेक्शन एसआरसीसी में हो जाए, या मेरा आईएम्स में हो जाए, या मैं सीए बन जाऊं, या जो भी तुम्हारा एम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहां पर फर्म कब इक्विलिब्रियम में होगी? जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सब बच्चों को बात समझ में आ रही? बच्चे पढ़ी, चले आगे बढ़े। उसके बाद आते हैं कि ये प्रॉफिट क्या होता है मालिक। प्रॉफिट के बारे में भी तो कोई हमें बतलाए कि ये प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट का सिंपल सा लॉजिक है, जितना मैं रेवेन्यू कमा रहा हूं उसमें से मेरी कॉस्ट माइनस कर दो। प्रॉफिट का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। लेट्स से मैंने सामान को बेचकर 500 रुपए कमाए और उसको बनाने में 100 रुपए खर्च किए, तो 400 रुपए मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट of profit that are high enough so that firms and industry are induced to remain in the industry and yet low enough so that new firms do not want to enter into the industry। ये बड़ा ही पेचीदी डेफिनेशन लिखी हुई है यहां पर। क्या मतलब? नॉर्मल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो इतना तो मिनिमम प्रॉफिट हो जिससे प्रोड्यूसर लगातार अपना बिजनेस कंटिन्यू करता चले, लेकिन इतना ज्यादा भी प्रॉफिट ना हो कि उसको देखा देखी और कंपटीशन बढ़ाने के लिए फर्म्स उसी सेम इंडस्ट्री में एंटर करने लग जाएं। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां देखो, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज प्योर प्रॉफिट। प्योर प्रॉफिट को कई बार सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से भी डिनोट किया जाता है, या इकोनॉमिक प्रॉफिट के नाम से हम इसको बोलते हैं। तो यहां पर मैंने ये मेंशन किया है बिकॉज ये चीज कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन में या एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती है कि प्योर प्रॉफिट क्या होता है। तो बोल सकते हो उसे इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलते हैं। कैसे निकालते हैं? टीआर माइनस टीसी। कहीं कहीं इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से भी डिनोट किया गया है। चलो भाई, अभी हमको जो ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, रूल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ये 2 मेथड से सीखना है एंड आइदर ऑफ द मेथड विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। या तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम आपको सॉल्व करने के लिए आएगा टीआरटीसी अप्रोच से, या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा एमआरएमसी अप्रोच से। एक एक करके दोनों अप्रोचेस से मैं आपको ये पूरी कंडीशंस समझाने चल रहा हूं। तो चलो भाई, पहला मेथड आता है टीआर एंड टीसी अप्रोच। अब टीआर एंड टीसी अप्रोच आ रहा है तो तुमको एक काम करना पड़ेगा मालिक।
जल्दी से करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज और मेरे साथ साथ कॉपी पेन निकाल लो और डायग्राम बनाना शुरू करो भाई। ठीक है, चलें शुरू करें। कैसे बनाएंगे डायग्राम, आओ जरा देखते हैं। चलो भैया चलो, ये एक्स एक्सिस, देन वी हैव ओरिजिन एंड देन वी हैव वाई एक्सिस। सबने मार्क किया। यहां पर आएगा आउटपुट, यहां आएगा आउटपुट और यहां आएगा टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और कॉस्ट और प्रॉफिट। टीआर में थोड़ा जगह कम है तो लिख देता हूं कॉस्ट और यहां लिख दिया प्रॉफिट। क्या बात सबको समझ में आ रही है? टीआर, कॉस्ट और प्रॉफिट। अब टोटल रेवेन्यू कर्व बना रहा हूं मैं, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड टेंडिंग लाइन है। दिस इज टोटल रेवेन्यू एंड देन हम टोटल कॉस्ट बना रहे हैं, दिस इज टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू बनाया एंड देन हमने टोटल कॉस्ट बनाई। अब जरा पॉइंट मार्क करो सारे बच्चे। लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर ए, दिस इज पॉइंट नंबर बी, इसको हम आउटपुट एल से डिनोट कर देते हैं। देन हम इस पॉइंट को ले लेते हैं लेट्स से डी और फिर हम इस पॉइंट को ले लेते हैं एन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। याद रखना एक बात दिमाग से, जब रेवेन्यू और कॉस्ट में सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है जिस पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब इन दोनों पॉइंट को भी मार्क कर दो भाई। चलो मार्क कर दो, लेट्स से सी और इस पॉइंट को बोल देते हैं अपन लोग ई। ये क्या है? ये है मैक्सिमम प्रॉफिट। ये क्या है मेरी जान? मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक है, और इसको बोल देते हैं एम। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे डायग्राम बनेगा। अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है मान लो, तो उसके 2.5 नंबर मतलब 50% ऑफ द मार्क्स इज डिनोटेड टू द डायग्राम। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब डायग्राम में याद रखना कि टोटल प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट हमारी फ्रैंक की किताब में बताया है। तो कैसे बनाएंगे टोटल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट? आओ मेरे साथ बनाओ। दिस इज टीपी। सबने मार्क किया। आओ समझते हैं कि ये डायग्राम क्या कह रहा है। जिस पॉइंट पर टीआर और टीसी बराबर होते हैं, जैसे कि पॉइंट बी हो गया, पॉइंट डी हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इसलिए क्योंकि इन दोनों पॉइंट पर ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस होने जा रहा है। मतलब जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। इसको क्या बोल सकते हैं आप? इसको मार्क करके लिखोगे, इसे क्या बोल सकते हैं? मैं तो यहां लिख दे रहा हूं, वैसे आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना पड़ेगा। इसे बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट्स। इक्विलिब्रियम कहां पर है? ये जो एरिया है सीई है वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है? ओएम है। जब भी आप किसी भी कंसेप्ट को समझेंगे, आंसर क्या लिखकर आना है वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं, मगर डायग्राम समझते हैं ना, अच्छे से समझते हैं। जरा अगर समझो, ये ओएल आउटपुट पर मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक क्या सिचुएशन है, यही तो आप एग्जाम में एक्सप्लेन करके आओगे। अगर यहां से यहां तक की सिचुएशन देखें तो यहां पर कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। कॉस्ट ज्यादा है बाबू और रेवेन्यू कम है। जो कॉस्ट ज्यादा होती है, रेवेन्यू कम होता है, तो ये लॉस की सिचुएशन है। मतलब ये सिचुएशन जो है ये क्या दर्शाती है? ये लॉस बताती है। फिर बियॉन्ड ओएल आउटपुट एंड अप टू ओएन आउटपुट, मतलब यहां से यहां तक क्या है? यहां से यहां तक रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, इसलिए ये जो एरिया है पूरा, ये कौन सा एरिया है? ये प्रॉफिट का एरिया है। ये मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुम डायग्राम में मत बना के आ जाना जो मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको जो नोट्स दूंगा वही फाइनल बना के आना। ठीक है, ये प्रॉफिट का एरिया। मैक्सिमम प्रॉफिट ओएम पर क्यों है? इस वाले आउटपुट पर मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों है? अगला क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम। अच्छा, अब तुम्हारे ख्याल आएगा कि ओएन आउटपुट के बाद क्या होगा, इसके बियॉन्ड क्या होगा? इसके बियॉन्ड टीसी ज्यादा है, टीआर कम है, मतलब कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, मतलब अगेन इसके बाद लॉस वाला कंडीशन वापस से चालू हो जाएगी। मतलब बियॉन्ड ओएन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर शुड नॉट प्रोड्यूस। क्या बात समझ में आई? कंसेप्ट समझ में आया? एग्जाम में क्या लिख कर आने वाला है? मैंने तुम्हारे लिए पूरा आंसर लिखा है। एक्सप्लेनेशन क्या है? लिख रहा है अ फर्म विल मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम। कहां पर इक्विलिब्रियम में होगा? जहां पर टी और टीसी के बीच पे डिफरेंस मैक्सिमम होगा। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा इसको जूम आउट जूम इन कर दूं ताकि सब बच्चों को पढ़ने में इजीली लगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इन द अबव फिगर एक्स एक्सिस कैरीज आउटपुट एंड वाई एक्सिस कैरीज टीआर, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो आपको बताना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। टीआर कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज़ फर्म सेल्स इट्स आउटपुट एट द सेम प्राइस। टीआर एक स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि फर्म जो है वो हर आउटपुट को सेम प्राइस पर ही सेल करता है।
शॉर्ट रन टीसी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, कहां से स्टार्ट होता है? पॉइंट ए से टीसी कर्व, ठीक है ना भैया। उसके बाद क्या हो रहा है? ऑन द वाई एक्सिस इट इज पॉजिटिवली स्लोपिंग इंडिकेटिंग टीसी वेरीज विद आउटपुट, मतलब कॉस्ट जो है वो आउटपुट के साथ चेंज होती रहती है। इट इज कॉन्केव डाउनवर्ड इनिशियली एंड कॉन्केव अपवर्ड सब्सिक्वेंटली, पहले कॉन्केव डाउनवर्ड है मतलब कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर कॉन्केव अपवर्ड है मतलब कॉस्ट तेजी तेजी से बढ़ रही है। फिर क्या लिखा है? अप टू ओएल लेवल ऑफ आउटपुट, जो मैं एक्सप्लेन किया वही बात है। अप टू ओएल लेवल ऑफ आउटपुट टीसी कर्व लाइज अबव द टीआर कर्व, टीसी ज्यादा है टीआर कम है, इसका मतलब यहां पर लॉस हो रहा है, जो कि हमने ये सिचुएशन में आपको बताया। उसके बाद क्या लिखा मैंने? व्हेन फर्म प्रोड्यूसेस ओएल लेवल ऑफ आउटपुट TR is equals to TC, मतलब OL लेवल ऑफ आउटपुट कौन सा है? ये वाला। यहां पर TR इक्वल टू TC है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट है। Therefore producer is neither incurring profits nor losses. This is known as break even point. क्या मैंने आपको ये बात समझाई? ऐसे तुमको एक्सप्लेनेशन लिख कर आना, ये इसीलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान। Beyond OL level of output, firm begins to earn profit till output reaches ON level of output. ये यही बोल रहा है, Beyond OL अप टू ON, इसके बाद क्या है? प्रॉफिट वाला जोन है। उसके बाद क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम प्रॉफिट लाइज बिटवीन OL एंड ON लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर है कि नहीं? मैक्सिमम प्रॉफिट इन्हीं के बीच में लाए करता है। फिर आगे देखो क्या बता रहे हैं। एट OM लेवल ऑफ आउटपुट द डिस्टेंस बिटवीन TR एंड TC इज ग्रेटेस्ट। अभी क्या बोल रहा है? जो ON लेवल ऑफ आउटपुट है, OM लेवल ऑफ आउटपुट, जो कि इस वाली बात को सिग्निफाई कर रहा है, इस वाली बात को सिग्निफाई कर रहा है। यहां पर क्या है? यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई? बिकॉज डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम। The total profit earned at OM level of output are equal to CE. Thus, OM is profit maximizing level of output. Beyond OM level of output, again producer will incur loss. यही सेम जो मैंने तुम्हें समझाया, वही पेपर में तुमको एज इट इज लिख कर आना है। साथ में limitations of TR and TC बच्चा छोड़ के जा रहा है पेपर में। भाई मत छोड़ के जाओ, छोड़ के तुम्हें तो वो चली गई। अरे सर कहां पर्सनल बात है? आओ देखो, अब टीआरटीसी की लिमिटेशन क्या है? मैं आपके स्कूल में पढ़ाया गया हो ना पढ़ाया गया हो, लेकिन तुम्हें ये मेरी बात एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जिस दिन बैठे होगे तो मेरी शक्ल तुम्हारे सामने आ रही होगी कि हाँ शुभम सर बोल रहे थे कर लो भैया कर लो, हमने नहीं किया। भाई सुनो, लिमिटेशन क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एट ग्लैंस द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी। यार डायग्राम को देखकर एग्जैक्टली ये समझ में नहीं आता है कि टीआर और टीसी की मैक्सिमम डिस्टेंस किस जगह पर है, तो एग्जैक्ट पॉइंट को पता लगा पाना मुश्किल है। दूसरा, इन दिस मेथड प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट कैन नॉट बी नोन इजीली फ्रॉम द डायग्राम। कितने प्राइस पर सामान बेचा जा रहा है इसके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है, तो प्राइस का पता लगाना पाना ही मुश्किल है। और एक बात याद रखना, इस पॉइंट पर तुम एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर देना, क्योंकि हमारी किताब में बना हुआ है। मैं आपको समझाते समय ये डायग्राम थोड़ा गंदा हो गया है, पर फाइनल डायग्राम नोट्स में आपको दे दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं को। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आया कि टीआरटीसी अगर होगा तो क्या लिख कर आओगे? टीआरटीसी अप्रोच में डायग्राम बताएंगे, आप पूरा एक्सप्लेनेशन करके आएंगे और साथ में लिमिटेशन भी बताकर आना ही आना है मेरी जान। क्लियर है? बढ़े आगे सब बच्चे। अब आते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के अगले अप्रोच की तरफ, जिसका नाम है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, जिसको हम लोग MRMC अप्रोच भी कहते हैं। और जहां तक मुझे इस साल लग रहा है कि यह अप्रोच आपको कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस में या केस स्टडी के फॉर्म में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, आओ जरा देखते हैं मेरी जान ये क्या बोलता है। सबसे पहले अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के ऊपर आए तो 3 रूल लिखाए हुए हैं। ये मेरे भाई 3 रूल क्या हैं, आओ समझते हैं। पहला रूल, रूल नंबर 1 ये बोलता है कि इन शॉर्ट रन अ फर्म शुड प्रोड्यूस इफ एंड ओनली इफ। शॉर्ट रन में किसी भी फर्म को प्रोड्यूस करना चाहिए अगर उसका जो AR मतलब जो प्राइस है, शुड बी मोर देन इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहा हूं या उसके बराबर मैं प्राइस रख रहा हूं, तभी मुझको प्रोडक्शन करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या, आसान भाषा में, लेट्स से तुमने जूस की दुकान खोली, ठीक है ना, जूस की शॉप है, और तुम लेट्स से वो कौन सा जूस होता है, मैंगो का जूस बेचते हो। तुम जूस बेच रहे हो लेकिन तुम्हारा मैंगो की ही कॉस्ट रिकवर नहीं हो पा रही है, तो तुम्हें बिजनेस नहीं करना। कम से कम जो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है वो तो रिकवर होना चाहिए। यहां पर इसको दूसरी तरीके से बोल रखा है, TR शुड बी मोर देन इक्वल्स टू TVC। इस कंडीशन के ऊपर 100%
100% आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा, 100% आएगा ही आएगा कि वो कौन सी कंडीशन है जहां पर प्रोड्यूसर्स को अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए। तुम्हारा आंसर होना चाहिए जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइस हो, या टोटल रेवेन्यू शुड बी इक्वल्स टू और मोर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ में आ रही? पहली कंडीशन एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतरी कि नहीं उतरी भाई? अगली कंडीशन देखो मेरे भाई, क्या है अगली कंडीशन? है एमआर शुड बी इक्वल्स टू एमसी। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों जहां पर बराबर होंगे वहीं पर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होगा। अगली रूल नंबर 3 कि जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर है, वो हमेशा हमेशा क्या होता है भाई? हमेशा ये सोचे कि उसे अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है रादर देन मिनिमाइज करना है। ठीक है, बराबर है कि नहीं है? तो इंश्योर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रादर देन प्रॉफिट मिनिमाइजेशन। तो ये 3 रूल तुमको पेपर में लिखकर आने ही आने हैं, और इस साल ये 3 रूल आपसे एमसीक्यू है, कॉम्पिटेंसी केस बेस में फंसाएंगे ही फंसाएंगे तुम्हें मेरी जान। चलो आओ देखते हैं, लेकिन पेपर में फंसाएंगे, हम थोड़े ना फंसने वाले हैं। हम बोला ना शुभम संभाल लेगा, तो काई का लोड लेते तुम। चलो भैया, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का अपन लोग डायग्राम बनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अरे सर कैरी मिनाटी है क्या आप? नहीं भैया, मैं शुभम जगदीश। चलो भाई, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, फिर बनाते हैं अपन लोग आउटपुट। बहुत आसान डायग्राम है। और दूसरा है प्राइस। ठीक, चलो भैया, ये एमआर, ये एमसी। एमसी क्या बोल रहे हैं सर? अरे यार मार्जिनल कॉस्ट भाई। चलो भैया, कंडीशन समझते हैं और क्या सिचुएशन है। नाम रख ले, नाम, ये P है, ये R है, ये K है, ये Q0 है, ये Q1 है। अब एक बात समझो बाबू, एक बात समझो। पहली कंडीशन, MR शुड बी इक्वल्स टू MC होना चाहिए। तो MR इक्वल टू MC तो इस पॉइंट पर भी है, MR इक्वल टू MC भाई इस पॉइंट पर भी है। अगली कंडीशन मैं तुमको बता रहा हूं, जो यहां लिखा नहीं है, मैं कहूं तो लिख दूं, एक कंडीशन और यहां लिख दूं, MC should be rising at the point of equilibrium। क्या बोलना चाहते हैं कि MR should be equals to MC and MC should be rising at the point of equilibrium। कहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा? जहां पर MR और MC बराबर हो, और MC should be rising at the point of equilibrium। मतलब इस पॉइंट पर MC राइज हो रहा है, इस पॉइंट पर MP फॉल हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सब बच्चों को डायग्राम देखकर समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम कहां होगा? बताओ। At OQ1, producer will be in equilibrium because at this point all the conditions are being satisfied. What? MR is equals to MC and MC is rising at the point of equilibrium। सर चिल्लाओ मत सर, कान में दर्द होता है। अरे जोश में आ जाते हैं यार, क्या करें भाई। चलो आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम में लिखकर क्या आना है। ओहो हाँ, ये बताओ सर, ये आप एक्सप्लेनेशन लिख कर आएंगे, मैडम कहेंगी ओ माय गॉड कहां से पढ़ रहे हो तुम। अरे कोई टीचर तो समझ जाएंगे कि मुझसे पढ़ रहे हो, तुम्हारे फर्जी नंबर काट देंगी, लेकिन कोई बात नहीं है, बोर्ड में कौन नंबर काट पाया है भाई। ठीक है ना। अगर तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा होता है कि सर पता है मैम पढ़ाती आपके ही नोट्स से हैं या आपकी किताब से ही, लेकिन जैसे ही उनको पता चल जाता है कि मैं आपसे पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, वो पता नहीं क्यों मुंह बनाने लगते हैं। अरे हंसा, जेलसी बोलते हैं इसको। दोज हु कांट कंपीट दे व्हाट, दे जस्ट फॉलो यू। ठीक है ना। तो जेलसी इज द सिंपल टर्म्स में मैं बोलूं तो ये तो आ ही जाता है, क्या करें। जहां पर कंपटीशन नहीं है वहां पर ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, जैसे आपको पता होगा राजीव सर अपने यहाँ साथ पढ़ा रहे हैं, प्रशांत सर के साथ अभी आपकी मीटिंग होने जा रही है, ऋषभ सर पढ़ा रहे हैं आपके साथ। दे आर फेनोमेनल गुड टीचर्स, दे टेक एवरीथिंग एट अ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, बट दे आर फ्यू जो तुम्हें कभी कभी बोलेगा कि नहीं ये गलत है, ये सही है। तो टेंशन मतलब तुम सही हाथों में हो और तुम बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, तुम्हारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। तुम बस आंख बंद करके फॉलो करो, तुम्हारे सीनियर्स ने, उनके सीनियर्स ने, और उनके सीनियर्स ने, और उनके सीनियर्स ने भी यही किया है, तो उनको भी पता है कि शुभम संभाल लेगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अहंकार नहीं, ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि शुभम संभाल लेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। साथ साथ पढ़ो, पढ़ते हैं ना यार, क्या करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना अगर कि तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा होता है। अब in the above diagram x axis carries output whereas y axis carries price, ये भी हम लोगों ने बनाया हुआ है।
Similarly, producer will be in equilibrium when MR is equals to MC, जिसके बारे में बताया मैंने, and MC should cut MR from below. MC should cut MR from below. ये क्या है? MC जो है वो MR को नीचे से कट कर रहा है, ऊपर से नहीं. या इसी बात को लिख सकते हो, MC should be rising at the point of equilibrium. ठीक है ना? In the above figure, MR equal to MC at 2 points R and K, corresponding to two levels of output, that is OQ0 and OQ1. Up to OQ0 level of output, the firm is incurring losses. Up to OQ0 क्या हो रहा है भाई? देखो, मतलब यहां से लेकर यहां तक कॉस्ट ज्यादा, रेवेन्यू कम. मतलब ये सिचुएशन क्या है? लॉस की है. ये सिचुएशन क्या है? रेवेन्यू ज्यादा, कॉस्ट कम, प्रॉफिट की है. फिर ये सिचुएशन किस चीज की है? लॉस की है. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या लिखा है? The firm is incurring losses at OQ0 level of output. The firm is neither earning profit nor incurring losses. Hence, point R is the break-even point. Point जहां पे MR और MC बराबर है, वहां से क्या बोलेंगे? Break-even point. Beyond OQ0 level of output, producer is earning profit. That means MR is more than MC, जिसके बारे में मैंने अभी बताया. At OQ1 level of output, producer will be in equilibrium since both the conditions are satisfied. वाह, good. क्या बात है? चुम्मी ले लो भाई, चुम्मी. आहा, ये लो चुम्मी. क्या आंसर लिख कर आया भाई? स्टार दे देंगे, स्टार. ठीक है, बात सबको समझ में आई. एट OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट, प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम. काहे को? यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है. मतलब MR is equals to MC and MC cut MR from below और MC is rising at the point of equilibrium. क्या बात कर रहे हैं सर? चैप्टर खत्म? जी हाँ भाइयों बहनों, चैप्टर खत्म होता है यहां तक. और ये था हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 10. जल्दी से जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, नोट्स डाउनलोड करो, बढ़िया बढ़िया पढ़ना शुरू कर दो. मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग और बोर्ड्स में शुभम संभाल लेगा. लॉट्स ऑफ लव. बाय बाय.